लैक्टोबैसिलस एक ऐसे तरह का बैक्टीरिया जिसके बिना दही बन ही नहीं सकती है। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया जो पाया जाता है वाटर बॉडीज की सतह पे, जो करता है प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने जैसा जरूरी काम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया जो लंग्स को अटैक करने वाली एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस उसको कॉज करता है। ये तो है सिर्फ 3 एग्जाम्पल, ऐसी टोटल 10,000 स्पीशीज हैं जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी ही स्पीशीज हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज की। मज़ेदार बात यह है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए और जितनी भी स्पीशीज की हमने बात करी, ये सब एक ही तरह के सेल्स से बनते हैं, और उन सेल्स का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यही है हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमने कई सारे उदाहरण देखे अभी प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स के, इन सब से हमें एक बात पता चलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं जो अपने आप में काफी सिंपल होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को बनाने के काम में नहीं आते हैं। इनके काम से रिलेटेड ये डिटेल हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, और वो बात ये है कि इनका स्ट्रक्चर, इनकी बनावट सिंपल ही होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस वाली इमेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी का अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाना हो तो वो है ये। इन तरह के सेल्स में 3 बेसिक पार्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज द रिलेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम टॉपिक के आगे वाले पोर्शंस में चलेंगे। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो सेल्स काम आते हैं वो हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनकी बात हम एक दूसरे टॉपिक में करते हैं। इस दुनिया में टोटल 17.5 लाख स्पीशीज प्रेजेंट हैं, और उनमें से 17.4 लाख स्पीशीज यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा बनती हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ 10,000 स्पीशीज को बनाने के काम करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो कि ये है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स इतने छोटे नंबर में होने के बाद एक्चुअली रेलेवेंट भी हैं दुनिया के लिए? तो इसका आंसर है अ बिग यस, और ये समझ सकते हैं हम इन सेल्स के काम से। ये सेल्स 2 तरह के मेजर काम करते हैं। पहला काम है डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि दुनिया के जो 2 सबसे बड़े मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, विच इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके नेचुरल डिकम्पोजिशन का जो काम है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, वो सारे के सारा काम इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, विच टेल्स अस अबाउट द फैक्ट कि इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, दैट इज दे आर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। एक दूसरा भी काम है इंपॉर्टेंट जो इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और वो है फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि बेसिकली एक ऐसा काम है जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होता है। प्लांट्स को एक तरह की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो उन्हें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं मिल सकती, और उस वाली नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का काम ये वाले सेल्स ही करते हैं। और इस दूसरे काम की भी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्लांट्स अपने आप में एक इतना बड़ा किंगडम है जिसके लिए अगर ये काम नहीं हुआ तो उनका जो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो कि है सॉइल, वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी, जिसको अगर हम इमेजिन करें तो अपने आप में एक बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन होगी अर्थ के लिए, कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो नीचे की सॉइल है उसमें जो जान है वो खत्म हो चुकी है। ये हो जाती है एक इंट्रोडक्टरी बात अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। 3 एरियाज की बात करूंगा। तीनों एरियाज में कोई एक बात है जो कॉमन है। पहला है मैंगो, इसकी अपनी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। दूसरा है घर, इसकी भी अपनी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। तीसरा है हमारी लाइफ और उसमें आने वाली रिलेशनशिप्स, इनकी भी अपनी एक आउटर बाउंड्री होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। इन तीनों ही एरियाज में हमने ये देखा कि एक आउटर बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, और यही है वो कॉमन पॉइंट जो इन तीनों एरियाज में प्रेजेंट है, एंड सेल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस फैक्ट। यानी कि सेल्स के केस में भी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है, और यही है हमारा सेल का पहला पार्ट जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बात तो हम जान चुके हैं कि ये पार्ट सेल की आउटर बाउंड्री है, बट जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए, क्या आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी चीज में जो बाउंड्री होती है उसका फंक्शन क्या होता है? बाउंड्री ये स्टेट करती है कि कौन सी चीजें उसके अंदर रहेंगी और कौन सी चीजें उसके बाहर रह सकती हैं, और यही फंक्शन होता है सेल की भी बाउंड्री का। दैट इज इट कंट्रोल्स द एग्जिट एंड द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन से मटेरियल सेल के अंदर आएंगे और कौन से मटेरियल सेल के बाहर जाएंगे, ऐसी सारी बातों के डिसीजंस कौन लेगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर एक सिंगल वर्ड के थ्रू इसको कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेल का सिक्योरिटी गार्ड है, हिंदी भाषा में चौकीदार।
सेल के केस में इस पार्ट की पहचान की बात करें, यानी कि इसके डिस्क्रिप्टिव्स, तो इसकी एक डिटेल तो इसके नेम में ही है, विच स्टेट्स दैट इट इज अ मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन कोई भी एक ऐसी चीज है जो अपने आप में बहुत थिन होती है, एक पतली शीट। दूसरी बात, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि ये सेल की बाउंड्री पे लोकेटेड होता है। और तीसरी और आखिरी बात करें तो वो है इसका कॉम्पोजिशन, यानी कि ये कौन सी चीजों से बनता है। तो ये बनता है दो मेन न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स जो कि अपने आप में हमारी बॉडी का सबसे मेन बिल्डिंग मटेरियल है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी की बात होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो आएंगे ही। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले हैं दो न्यूट्रिएंट्स, पहला है प्रोटीन्स और दूसरा है लिपिड्स। लिपिड्स जो कि अपने आप में एक फैटी कंपाउंड होता है। यहाँ पे सेल के केस में इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ये भी है कि सेल जब अपनी रिएक्शंस करता है तो भी कहीं ना कहीं अपनी रिएक्शंस में वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट सेल के पहले पार्ट के बारे में, जो कि था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाउंड्री के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब हम आ जाते हैं बाउंड्री के अंदर। और यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करो एक घर का। जब हम एक घर के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डे टू डे लेवल पे होती हैं, जैसे कि किचन के अंदर खाना बनाने का काम। फिर जब एक बार खाना बन गया है तो डाइनिंग रूम के अंदर उस सारे खाने को रखना और वहाँ पे खाना खाने का काम। फिर जब हमने खाना खा लिया है तो हम जाते हैं ड्राइंग रूम वाले एरिया में, वहाँ पे हम करते हैं सोशलाइज, आपस में एक दूसरे से बातें। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो हम डे टू डे लेवल पे करते ही हैं अपनी लाइफ में। अब अगर बात को यहाँ से लेके चलें सेल की तरफ, तो सवाल ये आता है कि क्या सेल में भी ऐसे कुछ काम हैं जो डे टू डे लेवल पे होते हैं। उसका जवाब है हाँ, और वो काम होते हैं हमारे सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। सेल की जो मैक्सिमम डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के पार्ट के अंदर ही होती हैं। और जब भी सेल्स के बारे में बात होती है तो दो मेन कैटेगरीज ऑफ सेल्स हैं जिनकी बात हमेशा होती है, विच इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जिसमें आसान भाषा में प्रोकैरियोटिक एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक एक एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले प्रोकैरियोटिक यानी कि सिंपलर सेल्स की बात करें तो उनके केस में साइटोप्लाज्म का एक ही मेन काम है, विच इज टू स्टोर सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं ग्लूकोज और वाइटामिन्स। जहाँ पे ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये इस्तेमाल किया जाता है सेल के द्वारा टू परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटीज। क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है अपने सारे काम करने के लिए वो इसी के थ्रू मिलती है। प्लस वाइटामिन्स भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो सेल के अंदर स्टोर होता है और वो भी इसी पार्ट के अंदर स्टोर होता है। ये तो बात हो गई साइटोप्लाज्म के काम की इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब बात को अगर हम बड़े लेवल पे लेके जाएं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, जो कि बनाते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, तो उनके केस में पहली बात तो ये है कि साइटोप्लाज्म वो सारे काम तो करेगा ही जो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में करता है। बट उनके अलावा दो और ऐसे काम हैं जो साइटोप्लाज्म करता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और वो काम है ये। अब हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट एडवांस पार्ट्स जिनका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। और इसी से रिलेटेड है पहला साइटोप्लाज्म का काम, विच इज दैट इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि जितने भी एडवांस पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो सब के सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इन सारे एडवांस पार्ट्स को रहने की जगह देता है। एक वर्ड में अगर हम इसको पुट करना चाहे तो यहाँ पे ये एक स्टोरेज यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये तो हो गई बात पहले काम की। दूसरे काम की अगर बात करें तो इसका दूसरा काम भी पहले वाले काम से ही रिलेटेड है। जब साइटोप्लाज्म इन सारे पार्ट्स को रहने की जगह दे देता है तो उसके बाद होता यह है कि वो सारे पार्ट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और उनको इंटरेक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑल दोज एडवांस पार्ट्स। और वो सारा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होने के लिए भी जो जगह चाहिए वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज हैं सेल की, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो या फिर यूकैरियोटिक सेल में, वो सारी कहाँ पे हो रही हैं? साइटोप्लाज्म में। अब यहीं पे अगर हम साइटोप्लाज्म पार्ट की पहचान की बात करें तो एरिया वाइज तो ये पार्ट मैक्सिमम एरिया लेता है किसी भी सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में सिर्फ बाउंड्री पे आ रहा था, लेकिन जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये पार्ट कितनी ज्यादा जगह ले रहा है। दिस इज द एंटायर पार्ट दैट वी कैन सी इनसाइड द सेल इन द कलर ब्लू। और अगर टेक्सचर की बात करें इस पार्ट की तो वो है फ्लूइड, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जो आसानी से फ्लो कर सकता है, या फिर जो इसमें चीजें प्रेजेंट हैं वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में भी हमने देखा कि फ्लो की कितनी जरूरत है इस पार्ट के फंक्शन में। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि था साइटोप्लाज्म।
अब बात को अगर हम आगे लेके जाएं तो जिस तरह से हमने पिछली बार एक घर का एग्जाम्पल यूज़ किया था, जिसमें हमने बात करी थी घर के अलग अलग एरियाज जैसे कि किचन या फिर डाइनिंग रूम या फिर ड्राइंग रूम, इन सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। अगर हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सटेंड करें और एक सवाल पूछें कि घर के वो जो सारे एरियाज थे उनका जब कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जो नॉलेज है, जितना भी डेटा है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उन सारे एरियाज में, उन चीज़ों का क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, वो उन एरियाज में कहाँ पे लोकेटेड होंगी, बेसिकली घर के हर हिस्से में आने वाली जो भी डिटेल्स होंगी, उन सारी डिटेल्स का जो नॉलेज है वो कहाँ पे स्टोर होता है। घर की अगर हम बात करें तो ये नॉलेज होती है स्टोर्ड अलग अलग लोगों के दिमाग में, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आर्किटेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाके वो सारे एरियाज बनते हैं। लेकिन अगर हम इसी सवाल को एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पूछें, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करता है अपनी लाइफ की जर्नी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है वहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और सिर्फ सेल्स ही नहीं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। अकेले अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो टोटल 78 ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। उन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी डिटेल्स हैं, उनका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, लोकेशन, ये सारी डिटेल्स की नॉलेज कहाँ पे स्टोर होती है? ये सारी की सारी नॉलेज स्टोर होती है हमारे सेल के तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये होता है सेल का सेंटर मोस्ट पार्ट, जिसमें अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें यानी कि एडवांस सेल्स, तो इसके केस में एक डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब हम ये समझ चुके हैं कि यही वो पार्ट है जिसके अंदर सेल की सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज है उसकी, वो पूरी की पूरी स्टोर्ड है। यही कारण है कि इस पार्ट को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि सेल का दिमाग। और यही है इस पार्ट का पहला फंक्शन। स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं दैट इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से लेगा उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी पार्ट के अंदर स्टोर होती है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पहला सेल बनता है। और यही वो कारण है कि अगर एक गाय एक बच्चा देगी तो उसका बच्चा भी उसके जैसा ही लगेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई है? उसके पेरेंट्स से। सिमिलरली अगर कोई इंसान बच्चा देता है तो उसके जो बच्चे का पहला सेल होगा उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? उसके पेरेंट्स से। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक टर्म के नाम से जाना जाता है विच इज़ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है एक सर्टेन स्ट्रक्चर्स में जो कि लगते हैं थ्रेड की तरह, जिनको जाना जाता है क्रोमोसोम्स के नाम से, या फिर कॉमनली हम इसको डीएनए के नाम से भी बुला सकते हैं। ये तो हो जाता है न्यूक्लियस का पहला काम। अब अगर हम दूसरे काम की बात करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा सेल का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि वो नए सेल्स को प्रोड्यूस करे, क्योंकि इवन जब हमारी बॉडी पूरी ग्रो कर चुकी होती है तो भी ऐसा होता है कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो जितना भी ये नए सेल्स के बनने का काम है, ये सारा काम भी न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं दैट इट परफॉर्म्स सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, दैट इज द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड देन द सेल डिवाइड्स इनटू दैट नंबर ऑफ पार्ट्स। यानी कि पहले न्यूक्लियस 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर सेल भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। यानी कि मान लो अगर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो सेल भी आगे चल के वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक सेल से हमें कितने मिल गए? 2 सेल। यहाँ पे याद रखने वाला फ्रेज है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ये हो जाती है बात हमारी न्यूक्लियस के सेकेंड काम के बारे में, और इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है न्यूक्लियस के ऊपर। दिस कंप्लीट्स द स्टडी ऑफ आवर टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।